हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय शक्ति रखता है। तारे न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रज्वलित हमें प्रकाश और गर्मी से नहलाते हैं, लेकिन वही शक्ति नियंत्रित और मुक्त की गई अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश भी ला सकती है। यही न्यूक्लियर वेपन्स की भयानक सच्चाई है। अपने आविष्कार के बाद से न्यूक्लियर वेपन्स ने मानवता पर एक लंबी परछाई डाली है। वे युद्ध छेड़ने की हमारी क्षमता में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानव इतिहास में वापसी के बिना एक बिंदु को चिह्नित करते हैं। ये समझना कि ये हथियार कैसे काम करते हैं केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह उन गहन नैतिक और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को समझने के बारे में है जो वे उठाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की विनाशकारी शक्ति को मेगाटन में मापा जाता है। प्रत्येक 1,00,000 टन TNT की ऊर्जा रिलीज के बराबर होता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम विनाशकारी होते हुए भी आज के मानकों से अपेक्षाकृत छोटे थे। आधुनिक थर्मोन्यूक्लियर हथियार विनाशकारी क्षमता में उन शुरुआती बमों को बौना बना देते हैं। एक परमाणु हथियार के केंद्र में परमाणु विखंडन का सिद्धांत है, एक परमाणु के नाभिक का विभाजन। कुछ भारी तत्व जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम इस प्रक्रिया के लिए अति संवेदनशील होते हैं। जब एक न्यूट्रॉन, एक उप परमाणु कण, एक विखंडनीय परमाणु के नाभिक से टकराता है तो यह नाभिक को अस्थिर और अलग हो सकता है। यह विभाजन भारी मात्रा में ऊर्जा और महत्वपूर्ण रूप से अधिक न्यूट्रॉन जारी करता है। ये नए जारी किए गए न्यूट्रॉन फिर अन्य नाभिक से टकरा सकते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। यह चेन रिएक्शन अगर अनियंत्रित है तो गर्मी, प्रकाश और विकिरण के रूप में विनाशकारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। इस चेन रिएक्शन को नियंत्रित करना और उसका दोहन करना परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों की कुंजी है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान के खिलाफ युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया परमाणु बम अनियंत्रित परमाणु विखंडन का एक भयानक उदाहरण है। लिटिल बॉय नाम के बम ने अपनी विखंडनीय सामग्री के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम का एक दुर्लभ समस्थानिक का इस्तेमाल किया। बम का डिजाइन भ्रामक रूप से सरल था। इसमें यूरेनियम 235 के 2 उप नाजुक द्रव्यमान शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप एक चेन रिएक्शन को बनाए रखने में असमर्थ था। जब बम विस्फोट हुआ तो एक पारंपरिक विस्फोटक ने इन 2 द्रव्यमानों को एक साथ प्रेरित किया, जिससे एक अति नाजुक द्रव्यमान बन गया। इसने एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 15,000 टन TNT के बराबर एक बड़ा विस्फोट हुआ। हिरोशिमा में तबाही अकल्पनीय थी। विस्फोट ने तुरंत हजारों लोगों की जान ले ली और एक शहर को खंडहर में छोड़ दिया। विकिरण विषाक्तता के दीर्घकालिक प्रभाव आने वाले वर्षों तक लोगों की जान लेते रहे। अगर परमाणु बम ने परमाणु युग की शुरुआत को चिह्नित किया, हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, ने और भी अधिक विनाशकारी क्षमता के युग की शुरुआत की। ये हथियार परमाणु संलयन का उपयोग करते हैं, वह प्रक्रिया जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है, अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। विखंडन के विपरीत जो परमाणुओं को विभाजित करता है, संलयन हल्के परमाणु नाभिक को बल देता है, जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अत्यधिक तापमान और दबाव में संयोजन करने के लिए भारी तत्व बनाना और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करना। एक हाइड्रोजन बम अनिवार्य रूप से एक परमाणु बम को ट्रिगर के रूप में उपयोग करता है, संलयन के लिए आवश्यक चरम स्थितियां बनाने के लिए। इस 2 चरणीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्फोट कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं, अकेले विखंडन बम से प्राप्त करने वालों की तुलना में। अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार विस्फोट हुआ 1961 में सोवियत संघ द्वारा परीक्षण किया गया जार बॉम्बा 50 मेगाटन की अनुमानित उपज वाला एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण था। सेक्शन 5 थ्योरी से टेरर तक दी न्यूक्लियर टाइमलाइन। परमाणु बम का रास्ता हिरोशिमा से बहुत पहले शुरू हुआ था। ये 20वीं सदी के कुछ महानतम वैज्ञानिक दिमागों की प्रतिभा और दुख की बात है कि अंध महत्वाकांक्षा से प्रशस्त हुआ था। कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E = mc वर्ग से शुरू होती है, जिसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। यह अभूतपूर्व अवधारणा, जबकि प्रतीत होता है कि अमूर्त परमाणु के भीतर बंद अपार ऊर्जा को समझने की नींव रखी। 1930 के दशक में लीसे माइटनर, ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमन जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की। द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में की गई ये खोजें जल्द ही शांतिपूर्ण और विनाशकारी दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएंगी।
मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक शीर्ष गुप्त अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास पहले परमाणु बम विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाया। इस डर से प्रेरित होकर कि नाजी जर्मनी पहले ऐसे हथियार विकसित कर सकता है, इस परियोजना का समापन ट्रिनिटी परीक्षण में हुआ, जो 16 जुलाई 1945 को एक परमाणु हथियार का पहला सफल विस्फोट था। सेक्शन 6 विखंडन बनाम संलयन, ए टेल ऑन टू बॉम्ब्स। जबकि परमाणु और हाइड्रोजन बम दोनों ही परमाणु की शक्ति को उजागर करते हैं, उनके अंतर्निहित तंत्र और विनाशकारी क्षमता काफी भिन्न होती है। परमाणु खतरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के लिए इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। हिरोशिमा और नागासाकी द्वारा प्रदर्शित विखंडन पर निर्भर परमाणु बम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि समय से पहले चेन रिएक्शन होने से पहले जितनी विखंडनीय सामग्री को इकट्ठा किया जा सकता है, उससे उनकी संभावित उपज सीमित होती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम की ऐसी कोई सैद्धांतिक सीमा नहीं है। संलयन प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद ईंधन की खपत जारी रख सकती है और ईंधन समाप्त होने तक ऊर्जा जारी कर सकती है। यह हाइड्रोजन बम को उनके परमाणु समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। सेक्शन 7 फॉलआउट और फायरस्टॉर्म, दी डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट्स। परमाणु विस्फोट से होने वाली तत्काल तबाही सिर्फ हिमशैल का सिरा है। परमाणु हथियारों के दीर्घकालिक परिणाम भी उतने ही भयानक हैं। परमाणु विस्फोट से तीव्र गर्मी बड़े पैमाने पर आग के तूफान को प्रज्वलित कर सकती है, जिससे पूरे शहर आग की लपटों में घिर सकते हैं। रेडियोधर्मी फॉलआउट, जिसमें विखंडन उत्पाद और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, विशाल क्षेत्रों को दूषित कर सकते हैं, जिससे वे पीढ़ियों तक निर्जन रहते हैं। उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने से तीव्र विकिरण बीमारी हो सकती है, जिससे घंटों या दिनों में मृत्यु हो सकती है। कम स्तर के विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सेक्शन 8 आज का परमाणु खतरा, एक नई हथियारों की होड़, शीत युद्ध की समाप्ति। जबकि परमाणु निरस्त्रीकरण की आशा लेकर आई, परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरे को समाप्त नहीं किया। वास्तव में दुनिया आज नई और विकसित होती परमाणु चुनौतियों का सामना कर रही है। अधिक देशों में परमाणु हथियार तकनीक के प्रसार से परमाणु आतंकवाद या आकस्मिक विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। अधिक सटीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ मौजूदा परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण किसी भी संभावित संघर्ष के दांव को बढ़ा देता है। इसके अलावा नए प्रकार के परमाणु हथियारों का विकास, जैसे कम उपज वाले सामरिक परमाणु हथियार, पारंपरिक और परमाणु युद्ध के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं, संभावित रूप से उनके उपयोग की अधिक संभावना बनाते हैं। सेक्शन 9 हमारा परमाणु भविष्य, जिम्मेदारी का आह्वान। जैसे ही हम एक अनिश्चित भविष्य के कगार पर खड़े हैं, परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जिस ज्ञान और तकनीक ने हमें परमाणु को मुक्त करने की शक्ति दी, उसने हमें इसके दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी भी दी। परमाणु युद्ध के खिलाफ एकमात्र वास्तविक गारंटी परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन है। इसके लिए वैश्विक सहयोग, संवाद और शांति और निरस्त्रीकरण के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि नष्ट करने की शक्ति ताकत का पैमाना नहीं है, यह एक बोझ है जिसे मानवता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी प्रजातियों का भविष्य परमाणु विनाश के खतरे से मुक्त दुनिया के लिए ज्ञान, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ इस चुनौती का सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है।